नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, रोजाना 3 बजे राजनीति की बातों का ये जो सिलसिला है हमारा, इसको चलते हुए करीबन 2 साल हो चुके हैं। और 2 साल में आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो हरियाणा पे की जो राजनीति है इसके बारे में लिखी किताबों के बारे में मुझसे कई बार पूछ चुके हैं। मैंने कई वीडियो भी उसके लिए डाले हैं। और एक ये जो किताब है मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ चौधर, और इसको लिखा है हरियाणा के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सतीश त्यागी जी ने। आज से अगले कुछ दिनों तक पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। और दोस्तों, इस किताब को हरियाणा में जो पिछले 100 साल की महत्वपूर्ण राजनीतिक जो घटनाक्रम हैं वो सब इस किताब में है, और बहुत मेहनत और तरीके से ये किताब लिखी गई है। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के ये सारे एपिसोड देखने के बाद आप खुद को राजनीति के जो क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा मैच्योर पाएंगे, और हरियाणा की राजनीति की तमाम जानकारियाँ आपके पास होंगी। अब से कोशिश रहेगी कि रोजाना एक वीडियो अगले कुछ दिनों तक इस किताब से आपके सामने लेकर आऊँ। ये सीरीज़ दोस्तों उन सारे लोगों के लिए दिलचस्प होगी जो राजनीति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, और इसके साथ ही ये उन युवा साथियों को भी एक दिशा देने का काम करेगी जो राजनीति के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और हरियाणा की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहे युवा भी इस सीरीज़ को देख सकते हैं। उनके बहुत काम की चीज़ें इसमें आएंगी। और दोस्तों, हरियाणा की राजनीति पर बात करने से पहले आज हम हरियाणा नाम की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये हमारे प्यारे भारत की जिस ज़मीन के टुकड़े को आप हरियाणा कहते हैं, उसका राज्य के रूप में जो उदय है वो केवल आधी सदी की कहानी है। हरियाणा का वजूद और हरियाणा की कहानी सदियों पुरानी है, और हरियाणा के लोगों को इस बात का गौरव और संतोष होना चाहिए कि सदियों के देसी विदेशी शासन के बावजूद हरियाणा के प्राचीन नाम से कोई छेड़छाड़ आज तक नहीं हुई है। ऋग्वेद के मंत्र रंजत हरियाणा का उल्लेख उसमें मिलता है, जो ये सिद्ध करता है कि हरियाणा का नामकरण वैदिक ऋषियों ने किया था। आर्यवर्त आज जो हरियाणा है आज भी उसी प्राचीन नाम से ख्याति प्राप्त है, और अन्य समकालीन प्रदेश लंबी काल यात्रा में अपना मूल नाम खो बैठे हैं। हरियाणा की धरती का महादेव शिव और योगेश्वर श्री कृष्ण से भी गहरा नाता है। महादेव के छोटे बेटे जो कार्तिकेय थे, उन्होंने अपने राज्य विस्तार के क्रम में हरियाणा की भूमि पर रोहतक में दुर्ग बनाकर प्रवास किया था। हरियाणा की एक प्राचीन सामाजिक व्यवस्था खाप को लेकर भी समूचे देश में बार बार बवाल उठते हैं। अनजाने में जो शहरी तबका है वो खापों का नाम लेकर कुछ भी कह देता है, और ये उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि उनको भी पता नहीं है कि खाप क्या है और खाप का प्रारंभिक बिंदु कहाँ माना जाता है। बताते हैं कि कार्तिकेय के बड़े भाई गणेश सेनाओं में शिक्षण प्रशिक्षण का दायित्व निभाते थे। 5 सैनिकों की एक लाइन को पंक्ति कहा जाता था, और 2 पंक्तियों को मिलाकर एक गण बनता था। इस तरह गण बनाने के कारण इसका नाम गणेश पड़ा, और ये गण ही भविष्य में खाप कहलाया। महाभारत के सभा पर्व में कहा गया है कि राजसूय यज्ञ के पश्चात युधिष्ठिर ने नकुल को पश्चिमी दिशा में विजय यात्रा के लिए भेजा था, और उस समय आज की दिल्ली ने, जिसका नाम खांडवप्रस्थ था जो बाद में इंद्रप्रस्थ में बदल गया, इंद्रप्रस्थ से आगे चलकर नकुल ने जिस क्षेत्र में प्रवेश किया दोस्तों वो आज का रोहतक है। और नकुल ने यहाँ स्थित कार्तिकेय के भवन पर चढ़ाई की, और उस कालखंड में यह प्रदेश अत्यधिक सुंदरता लिए हुए था और धन धान्य से परिपूर्ण और गौओं से समृद्ध था। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार नकुल को सूरों और मत्सूरकों से भारी युद्ध करना पड़ा, जो उस समय इस क्षेत्र में बसने वाले क्षत्रियों के वंश माने जाते थे। उस समय हरियाणा के 2 भाग थे, एक मरुभूमि और एक बहुधान्य। इसलिए एक भाग मरु अर्थात रेगिस्तान था, और दूसरा बहुधान्य अर्थात भारी मात्रा में धन उपजाने वाला क्षेत्र। इन दोनों भागों को नकुल ने जीत लिया था। सुरों मत्सूरकों के वंशज ही आगे चलकर योद्धे कहलाए। यह नाम आपने सुना होगा, और इन योद्धों के भय से ही आक्रांत होकर सिकंदर की सेनाओं ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर को हरियाणा की सीमा को छूने से पहले ही वापस लौट जाना पड़ा था। योद्धे कार्तिकों को सेनापति के रूप में मानते थे, और 1935-36 में डॉक्टर बीरबल साहनी के मार्गदर्शन में रोहतक नगर की परिधि पर एक खोखराकोट जगह है, वहाँ के खंडरों की खुदाई से योद्धे साम्राज्य होने की पुष्टि भी हुई थी। इस खुदाई में योद्धों के सिक्के ढालने के हजारों ठप्पे मिले, जिनका समय ईसा से 100-200 साल पहले माना गया है। इन सिक्कों पर शिवजी के वाहन नंदी को भी देखा जा सकता है। सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में योधियाना बहुधान्य के अंकित है,
और करीबन 1500 साल पहले विदेशी कुषाणों को जीतकर योद्धों ने जो सिक्के चलाए थे उन पर कार्तिकेय अपना शस्त्र जो शक्ति लिए हुए खड़े हैं। उनके साथ ही उनका वाहन मोर है। ब्रह्मी लिपि में योद्धा गणराज्य जय उस पर लिखा हुआ है और ये सीधे सिक्के जो हैं आज भी झज्जर के गुरुकुल संग्रहालय में रखे हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। कार्तिकेय के ध्वजचिह्न ने मोर को अंगीकार करने के कारण ही इसका नाम मत्तयमुरक पड़ा था। आज भी इस चिन्ह का हरियाणा में बहुत प्रचलन और यहाँ के लोग मोर के प्रति बहुत पवित्र भाव रखते हैं। हरियाणा में जो पुराने घर हैं आप उन पर देखेंगे, कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे मोर की आकृति आज भी लगी हुई देखी जा सकती है। मुस्लिम और फिरंगी शासनकाल में भी इस क्षेत्र में मोर के मारने पर कड़ा प्रतिबंध रहा। फिरंगी शासन तो मोर का शिकार करने पर किसानों ने कई बार अंग्रेजों से भी टक्कर ली और यही मोर आज हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अतीत में आज के उत्तराखंड में स्थित जो हरिद्वार है और समूचा ब्रजलोक है मथुरा तक, वो हरियाणा में समाये हुए थे। आज की ब्रज भूमि का एक बड़ा भाग फरीदाबाद पलवल के रूप में ब्रज संस्कृति और भाषा की कहानी कहता है। हरियाणा का कुरुक्षेत्र तो महाभारत का रण क्षेत्र है, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अवसाद से बाहर निकालकर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के लिए तत्पर किया और इसी बहाने गीता जन्मी। हरि का रथ जिसको यान है वो हमारी भूमि पर चला और इस तर्क पर कुछ विद्वान लोग हैं वो हरियाणा नामकरण को भी आधार देते हैं। तो दोस्तों ये है हरियाणा की कहानी, दोस्तों हरियाणा के नामकरण की कहानी। अगले जो वीडियो आएंगे उसमें हम इस कहानी के साथ साथ जो हरियाणा का इतिहास है उसको जानने की कोशिश करेंगे और साथ में जो पॉलिटिकल यात्रा है फिर आगे बढ़ती जाएगी। छोटे छोटे हिस्सों में ये वीडियो मैं इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों कि आजकल समय नहीं है किसी के पास, इसलिए वो छोटे छोटे हिस्सों को ही सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जब ये सीरीज़ पूरी होगी तो आप पाएंगे कि आपने हरियाणा के जो समग्र ज्ञान है जो वो आपके अंदर समाहित हो गया है, आपने उसको जान लिया है, पढ़ लिया, सीख लिया है। दो काम आप जरूर करें, किसी वीडियो को ना छोड़ें क्योंकि एक वीडियो दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। और दूसरा काम यह है कि अपने बहुमूल्य सुझावों को कमेंट बॉक्स में बताते रहें। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो भी बता दिया करें, कोई बदलाव करना है तो वो भी बता दिया करें। मिलेंगे कल दोस्तों नए वीडियो के साथ। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर का यह सफ़रनामा आपके और मेरे दोनों के लिए यादगार रहने वाला है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार।